अगर तुम्हारी सैलरी आते ही तुम सबसे पहले अपने ऊपर जो चल रही ईएमआई है उनका कैलकुलेशन करते हो तो दोस्त तुम अमीर नहीं हो बल्कि अमीर होने का दिखावा कर रहे हो। तुम्हारा फोन, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा घर, अगर ये सब कुछ ईएमआई पर है ना तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी भी ईएमआई पर ही चल रही है। हम मिडिल क्लास वालों को ना सबसे बड़ा झूठ यही होता है कि अगर हम ईएमआई पर चीज ले लेते हैं तो बहुत आसानी से हमें चीजें मिल जाती हैं। लेकिन दोस्त सच बात यह है कि ईएमआई पर जब हम चीजें लेते हैं ना तो हम एक तरीके से गुलामी खरीद रहे होते हैं। मतलब हम खुद से बोलते हैं कि भाई हमें गुलाम बना लो। कैसे, आगे बताऊंगा अच्छे से। और दोस्त तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन नहीं है कि तुम कितनी ईएमआई मंथली भर सकते हो, बल्कि क्वेश्चन ये है कि तुम आखिर आगे कितनी जिंदगी जो है वो ईएमआई पर काटने वाले हो। इस वीडियो को एंड तक देखते जाना, क्योंकि एंड तक पहुंचते पहुंचते तुम ये खुद से डिसाइड कर पाओगे कि तुमने ईएमआई पर चीजें लेकर के अपने लिए एक स्मार्ट प्लानिंग करी है या फिर एमसीडी के जाल में फंस चुके हो। अब ये एमसीडी क्या है अच्छे से समझाओ। देखो, एमसीडी का मतलब होता है मिडिल क्लास ट्रैप, लेकिन इसका मतलब गरीबी नहीं होता। मिडिल क्लास ट्रैप का मतलब होता है काम करते रहना लेकिन वहीं पर फंसे रहना, कभी ग्रो नहीं कर पाना। हो सकता है कि आप महीने का 30,000, 40,000 या 50,000 कमा रहे हो, कुछ लोग तो 1 लाख भी कमा रहे होंगे या उससे ज्यादा भी। लेकिन अगर हर महीने जीरो से स्टार्ट करते हो या तुम्हारे जो खर्चे हो तुम्हारी इनकम के बराबर है या उससे ज्यादा है तो समझ लो कि आप एमसीडी में फंस चुके हो। एमसीडी का मतलब तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि स्टेबल इनकम तो आ रही है लेकिन साथ में लाइफ स्टाइल का प्रेशर भी और ईएमआई भी भरनी है। एमसीडी में दिखता सब कुछ नॉर्मल है, आपके पास जॉब है, घर चल रहा है, गाड़ी आपकी चल रही है, पर प्रॉब्लम ये है कि आप इनकम तो कमा रहे हो लेकिन अपने लिए नहीं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आपका फ्यूचर नहीं संभल रहा है, बस आप जैसे तैसे अपना प्रेजेंट संभाल लो। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? इस ट्रैप में फंसे जितने भी लोग हैं उनको लगता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत सेफ काम कर रहे हैं, उनके सामने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जबकि वो ये नहीं जानते कि वो सेफ नहीं है बल्कि वो लेट है। क्योंकि ईएमआई वाले चक्कर में फंसे हुए लोग ना दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। देखो, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, ये लोग पैसा अक्सर अपनी जरूरतों में कम लेकिन लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा खर्च करते हैं। आप खुद ही अपने आसपास में कई ऐसे लोगों को देखते होंगे जो बस लोगों को दिखाने के लिए चीजें महंगी महंगी खरीदते रहते हैं, वो भी ईएमआई पर। और वो बस ये शो करना चाहते हैं कि देखो हम दुनिया से पीछे नहीं है, हम भी इस रेस में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, अपने आप को आगे दिखाने के लिए, अमीर दिखाने के लिए। क्योंकि इनके ऊपर जितना प्रेशर इनके बॉस का नहीं होता है, मार्केट का नहीं होता, उससे ज्यादा प्रेशर होता है इनके ऊपर रिलेटिव्स का, पड़ोसियों का, और आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा तो इंस्टाग्राम का। ऐसे लोगों को लगता है कि यार दुनिया एंजॉय कर रही है, इंस्टाग्राम पर फोटोज डाल रही है, वो कहाँ घूम रहे, कितनी महंगी गाड़ी ले रखी है, कितने महंगे फोन ले रखे हैं, लग्जरी घर है, सब एंजॉय कर रहे हैं और सिर्फ वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन दोस्त वो लोग ये नहीं देखते कि इंस्टाग्राम पर उनका वेकेशन तो दिख रहा है लेकिन उसके पीछे जो ईएमआई चल रही है वो नहीं दिख रही। लोगों के नए आईफोन, उनकी गाड़ियां तो दिख रही है लेकिन उसके पीछे जो ईएमआई चल रही है, उनके क्रेडिट कार्ड के बिल भर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। शादी के महंगे महंगे बड़े बड़े स्टेज दिखते हैं लेकिन उसके पीछे जो लोन्स के पेपर है ना वो नहीं देख पाते हैं। और जब लोग दूसरों के ना इस तरीके के हाईलाइट्स देखते हैं तो उनको लगता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा फेल हो गए, फेलियर महसूस करते हैं अपने आप में। इसी सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को एडिक्शन बना दिया और एडिक्शन का रिजल्ट क्या होता है? ईएमआई। मिडिल क्लास लोग गरीब इसलिए नहीं होते कि वो कम कमाते हैं, बल्कि वो गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वो अमीर दिखना चाहते हैं, वो भी बिना अमीर बने हुए। और जब यही दिखावा एक लिमिट से काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो ये जो ईएमआई का ट्रैप है ना ये काफी ज्यादा गहरा हो जाता है। गहरा इन द सेंस क्योंकि अब ईएमआई सिर्फ आपसे पैसे नहीं ले रहा भाई, अब ईएमआई आपकी चॉइस भी छीन चुका है। कैसे, आओ अच्छे से समझाता हूँ। देखो, ईएमआई का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हमें लगता है कि ईएमआई काफी छोटा पेमेंट होता है और बहुत ही इजीली मैनेज हो जाएगा अगले महीने की सैलरी से। दोस्त सच ये है कि ईएमआई छोटी इसलिए नहीं होती कि आप उसे इजीली अफोर्ड कर सको। सच ये है कि ईएमआई इसलिए छोटी की जाती है ताकि आप सोचना बंद कर दो। क्योंकि जब भी हम कभी ना छोटा पेमेंट देखते हैं तो हम बड़ी इजीली उस चीज के बारे में सोचते हैं कि ये तो मैं आसानी से अफोर्ड कर लूंगा, बस फटाक से ले लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ईएमआई सिर्फ आपका मंथली पैसा नहीं काटती, आपकी चॉइस काट लेती है। कैसे? देखो, आप ईएमआई पर कुछ भी ले चुके हो, मान लेते हैं आपने एक कार ले ली और आप उसका 18,000 रुपए मंथली किस्त भर रहे हो। अब आप किसी चीज का रिस्क नहीं ले सकते। कल को आपको जॉब से निकलना हो, आप जॉब नहीं छोड़ सकते क्योंकि क्या पता नई जो जॉब है उसमें इमीडिएटली इनकम ना आए, या हो सकता है आपको 6-6, 8-8 महीने जॉब ही ना मिले। तो आप इस कार की जो ईएमआई है उसको नहीं भरने का रिस्क नहीं ले सकते। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कहीं पर अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते अगेन क्योंकि आपकी ईएमआई चल रही है। यानी कि ईएमआई का मतलब होता है आज का कंफर्ट ले लो लेकिन कल को अपनी जो आजादी है, अपनी जो फ्रीडम है उसे फटाफट से सेल कर दो। लेकिन दोस्त सारी ईएमआई बुरी नहीं होती, कुछ ऐसी भी ईएमआई होती है जिनको हमें अक्सर लेना चाहिए। अगर हम उनको नहीं लेते हैं तो कई बार हम पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटी मैंने 3 कैटेगरी की ईएमआई को बांटा हुआ है। सबसे पहली कैटेगरी गुड ईएमआई। देखो, वो ईएमआई जो आपकी इन फ्यूचर में आज को इनकम बढ़ा दे, ऐसी ईएमआई को हम गुड ईएमआई कहते हैं। और ये ईएमआई हमें हमेशा लेनी चाहिए। लाइक आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एक कोर्स में पैसे डाल दिए, आपने कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद में जब आप वो बिजनेस करेंगे तो आप 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना पैसा कमा सकते हैं। सेकंड है न्यूट्रल ईएमआई। इस ईएमआई का ज्यादा कोई इंपैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ता नहीं है, ये आपको देनी ही देनी होती है। लाइक जैसे आप किसी एक
एक शहर में जाते हैं, वहां पर आपको रेंट पर रूम लेना है और उसका रेंट 10,000 है। अब आपने ये चेक करा कि आपके आसपास में जो घर है उसका प्राइस कितना है। आपने 10 लाख रुपए का घर देखा या 12 लाख का घर देखा, उसकी मंथली EMI देखी कि वो 10,000 ही है और आप इन फ्यूचर 10 से 12 साल तक रहने वाले, तो आपने सोचा रेंट देने से अच्छा है मैं अपना घर ले लेता हूँ। तो इस टाइप की जो EMI होती है दोस्तों, उसको मैं बोलता हूँ न्यूट्रल EMI। ये आप नहीं भी लोगे तो भी आपको उतना पैसा खर्च करना ही करना है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जो थर्ड कैटेगरी की EMI है ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। आप इसको हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप इसे अवॉइड नहीं करोगे तो आपको आगे दिक्कतें होंगी ही होंगी। थर्ड कैटेगरी की EMI को मैं बोलता हूँ नॉन प्रोडक्टिव EMI। इसमें हम ऐसी चीजें बाई करते हैं जिससे हमारा कोई इनकम नहीं बढ़ रहा होता, या फिर हमें वो पैसा जरूरी नहीं है कि वो खर्च करना ही था, बट हम खर्च कर देते हैं केवल और केवल स्टेटस के लिए। लाइक हमने फोन खरीद लिया महंगा सा, या फिर कार खरीद ली नॉन यूज के लिए, कोई यूज नहीं था कार का बट हमने खरीद लिया, लेकिन वहीं पर इस कार का हम यूज करके इन फ्यूचर में पैसे कमाने वाले हैं या फिर काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में डाल दी जाएगी। बट अगर आप केवल स्टेटस के लिए ले रहे हो तो वो थर्ड कैटेगरी में रहेगी। ऐसे अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा अपर लेवल पर दिखाने के लिए जो क्रेडिट कार्ड के आप एक्स्ट्रा बिल्स भरते रहते हो वो भी थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। इस कैटेगरी की EMIs आपको रिच जरूर फील कराती हैं, लेकिन दोस्त ये उल्टा आपके साथ कर रही होती हैं, आपको अंदर ही अंदर गरीब बना रही होती हैं, पुअर बना रही होती हैं। इसके साथ ही में EMI ना आपकी साइकोलॉजी के साथ भी काम करती है, क्योंकि देखो एक 80,000 रुपए का फोन या 1 लाख रुपए की चीज आपके लिए महंगी लग सकती है क्योंकि नंबर बड़ा है, लेकिन वहीं पर अगर आपको दिखाई दे कि 3-3 हजार रुपए की 36 EMI भरनी है तो आपको बड़ा इजीली लगेगा कि यार 3,000 रुपए तो मैं अपनी इनकम से दे ही सकता हूँ। इसीलिए जो थर्ड कैटेगरी की नॉन प्रोडक्टिव EMI जो होती है ये किसी भी मिडिल क्लास के लिए ना एक बहुत ही गहरा जाल जैसा साबित होती है, क्योंकि अगर आप इस तरीके की EMIs लेते हो तो आप अपने ग्रोथ के लिए काम नहीं कर रहे होते बल्कि EMI को भरने के लिए काम कर रहे होते हो। और एक और सबसे बुरी बात, अगर आपने एक साथ 3-4-5 EMI ले ली ना तो दोस्त आपका काफी मोटा पैसा यानी कि आपकी इनकम का हो सकता है 30, 40, 50, 70, यहाँ तक कि मैंने लोगों को देखा 80% रुपए जो है वो EMI में भरते हुए, तो इतना पैसा आपका EMI में डायरेक्टली चला जाता है, वो भी हर मंथ। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब EMI इतनी ज्यादा डेंजर है या फिर हमारे लिए इतनी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है तो लोग EMI लेते क्यों और स्पेशली थर्ड कैटेगरी की नॉन प्रोडक्टिव EMIs क्यों बनवाते हैं। जवाब बहुत ही सिंपल है। मिडिल क्लास के लोग ना गलती से EMI नहीं लेते, वो सोच समझ करके EMI लेता है। इसके पीछे उनके पास में 5 सॉलिड रीजन होते हैं। फर्स्ट, जॉब का झूठा सिक्योरिटी फील ना इनको सबसे ज्यादा मजबूर करता है EMIs लेने पर। देखो मिडिल क्लास सोचता है कि जॉब है, सैलरी आ रही है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये चीज ले लेते हैं EMI पर। लेकिन दोस्त ये EMI तुम्हारे भरोसे नहीं, ये चल रही कंपनी के भरोसे, और कंपनी अगर कल को बंद हो जाती है तो फिर भाई तुम्हारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली। सेकंड रीजन होता है इनको लगता है कि फ्यूचर में इंक्रीमेंट मिल जाएगा तो सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा। मिडिल क्लास ज्यादातर मानते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमें इंक्रीमेंट मिलेगा जिसमें हमारी जो सैलरी वो थोड़ी सी बढ़ के आएगी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन भी तो बढ़ने वाला है, यानी कि खर्चे वहीं के वहीं रहेंगे, बात वहीं की वहीं है, और बस आप और ज्यादा EMI लेकर के और ज्यादा गहरी जाल में फंस जाते हो। एंड रीजन नंबर 3, हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की जो नॉलेज होती है वो एकदम जीरो होती है। स्कूल में हमको डिग्री दे दी जाती है स्कूल कॉलेजेस में, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि जो पैसा है वो कैसे काम करता है। और जब भी हम कोई चीज EMI पर खरीदते हैं तो हम कभी कैलकुलेट करते नहीं कि ये EMI हमें आखिर कितनी भारी पड़ने वाली है। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि भाई हमने 10,000 की चीज EMI पर ली थी, उसके हमने 11,000 भर दी, तो इसमें क्या कैलकुलेशन करना। लेकिन मेरे भाई उस 11,000 को भरने के लिए आपके साथ में और जो चीजें हुई वो, यानी कि आप रिस्क नहीं ले सकते थे, आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, उसको कौन कैलकुलेट करेगा, तो वो भी कैलकुलेट करो ना यहाँ पे। एंड रीजन नंबर 4 होता है लोगों का सिंड्रोम कि लोग क्या कहेंगे। मिडिल क्लास के लोग ना फ्यूचर से ज्यादा सोसाइटी से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे अगर मैंने सिंपल फोन रख लिया, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने छोटी सी कार ले ली। तो इस वजह से लोग जो होते हैं वो अक्सर अपनी लिमिट से काफी ज्यादा बड़ी चीज ले लेते हैं, वो भी EMI पर। लेकिन यही लोग ये भूल जाते हैं कि जिस दिन इमरजेंसी आई उस दिन यही जो लोग जिनका तुम डर बना रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, वो तुम्हारे आसपास भी नहीं बोलने आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि मिडिल क्लास के लोग EMI के ट्रैप में इसलिए नहीं फंसते कि उनके पास में ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। पर यहाँ पर एक अच्छी खबर भी है कि ये जो ट्रैप है ना, ये आपकी किस्मत नहीं है दोस्त, ये एक हैबिट है, और जो चीज हैबिट से बनी है उस हैबिट को तोड़ा भी जा सकता है। यानी कि अगर आप इस जाल में फंस चुके हो तो आप कैसे बाहर निकलोगे, आइए वो मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आप EMI के चक्करों से बाहर निकल करके अपनी जिंदगी को आजादी से जी सकें। देखो दोस्त, एक बात को याद रखो कि इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आपको ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। और इससे बाहर निकलना एक दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक दिन पॉसिबल जरूर है। इसका मतलब आप एक ना एक दिन जरूर निकल जाओगे, लेकिन तभी जब आप डिसिप्लिन से चीजों को सही से मैनेज करोगे। तो इस ट्रैप से निकलने के लिए टोटल हम 5 स्टेप पर ध्यान देंगे। स्टेप नंबर 1, EMI डिटॉक्स।
याद रखो, अगर आप किसी भी चीज की परचेसिंग ईएमआई पर करो और वो आपका इनकम नहीं बढ़ा रही है तो उसको इमीडिएटली रोक दो। नो न्यू फोन ईएमआई, नो लाइफ स्टाइल ईएमआई, नो क्रेडिट कार्ड रोल ओवर। स्टेप नंबर 2, इमरजेंसी फंड को सबसे पहले सेव करना है, उसके बाद में खर्चे करने का पैसा और इन्वेस्टमेंट करने के पैसे के बारे में हिसाब किताब लगाना है। इमरजेंसी फंड कितना? कम से कम 5 से 6 महीने का, यानी कि इन फ्यूचर में अगर आपको 5-6 महीने जॉब ना मिले तो आपकी जैसी लाइफ स्टाइल चल रही है आप वैसे ही लाइफ स्टाइल को 5-6 महीने के लिए मैनेज कर पाओ। इतना पैसा हमेशा अपने पास सेव रखो। हाँ, ये बात अलग की है कि ये पैसा जब आप कहीं बैंक में डालोगे या सेव करोगे तो आपको ग्रोथ नहीं देगा, लेकिन इमरजेंसी में वो आपके लिए हमेशा एक बहुत बड़ा बैकअप प्लान बन के रहेगा। स्टेप नंबर 3, ईएमआई का लिमिट रूल बना करके रखो। देखो, टोटल आपकी जितनी भी इनकम है उसका 30% से ज्यादा पैसा आपकी ईएमआई में नहीं जाना चाहिए, और अगर ज्यादा जा रहा है तो पहले इस पैसे को 30% तक लेकर के आओ, चाहे अपनी इनकम बढ़ा के या फिर ईएमआई को कम करके। एंड स्टेप नंबर 4, इनकम अपग्रेड होते ही अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने मत लग जाओ। सबसे पहले आप अपने अंदर स्किल बनाओ, स्किल से और ज्यादा पैसा कमाओ। उस पैसे से जो आप नई चीज खर्चा करना चाहते हो उसको खर्चा करके अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करो, लेकिन जो आपके एक्स्ट्रा बढ़ी हुई इनकम है उसको डायरेक्टली अपने इस तरीके की चीजों पे खर्च मत करने लग जाओ। एंड स्टेप नंबर 5, साइलेंट ग्रोथ स्ट्रेटेजी को अपनाओ। देखो दोस्त, अमीर लोग कभी भी ना अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली प्रिपरेशन करते हैं और सीधा रिजल्ट दिखाते हैं। तो अगर आप आज को साइलेंट रह करके अपनी एक अच्छी खासी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बना लोगे तो कल को तुम्हें ईएमआई जैसी चीजों को तो देखना ही नहीं पड़ेगा। तो मिडिल क्लास का सबसे बड़ा रेबिलियन क्या है? आपको अमीर दिखना नहीं है बल्कि अमीर बनना है। तो अमीर दिखने के लिए नहीं बल्कि अमीर बनने के लिए काम करो। तो अगर इसका कंक्लूजन करें तो ओवरऑल बात ये समझ में आती है कि अगर आप ईएमआई के जाल में फंसे हो तो नई ईएमआई गलती से भी मत लेना। बस सबसे पहले उस ईएमआई से बाहर निकलने की कोशिश करो और हर एक एक्स्ट्रा रुपए को अपनी फ्रीडम की ओर, अपनी आजादी की ओर लगाते जाओ। आजादी का मतलब ज्यादा पैसा नहीं होता, आजादी का मतलब होता है चॉइस। कि आप अपनी चॉइस से हर एक काम कर सकते हो, जहां मर्जी वहां घूमने जा सकते हो, जितने मर्जी उतने जॉब स्विच कर सकते हो। नहीं ना, तो आप आजाद नहीं हो, लेकिन आजाद बनना है। आज आपके पास में 2 रास्ते हैं। पहला, वही नॉर्मल लाइफ, वही ईएमआई, वही दिखावा, और दूसरा, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा आज लेकिन कल को एकदम टेंशन फ्री आजादी। आप मिडिल क्लास में पैदा हुए हो, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास में बने रहते हो तो ये आपका अकेला अपना डिसीजन होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी सैलरी का कितना % आप ईएमआई में पैसा पे कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर करने वाले हो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगाओ तो समझ लो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। ईएमआई टाइम पर भरते रहना और जल्दी से जल्दी उनको 0 कर देना। साइनिंग ऑफ।